नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और इस कमज़ोर होते रुपये की भारतीय इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर मनोज सिवाज जी हैं, जिनसे समझेंगे कि अगर रुपया डाउनफॉल होता है तो उसका इकोनॉमी के ग्राफ क्या होगा। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता क्यों है, इकोनॉमिक्स इसको कैसे देखती है? डॉलर के मुकाबले रुपया या कोई भी करेंसी इसलिए कमज़ोर होती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस करेंसी का मांग ज़्यादा बढ़ेगा जी, वो स्ट्रॉन्ग होगी और जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उसकी डिमांड करेंसी की ज़्यादा होगी। तो जिसका इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उसकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी, उसकी करेंसी राइज करेगी। और जिसका एक्सपोर्ट घटेगा या ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, एक्सपोर्ट उसका मान लो कम है, इंपोर्ट उसका ज़्यादा है, तो उसे फॉरेन करेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जब आपके कंट्री का जितना डिमांड बढ़ेगा वो इंटरनेशनल मार्केट में तुलनात्मक रूप से उतना ही कम ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक्स में एक बेसिक है डिमांड एंड सप्लाई का। जी जी, बिल्कुल वही कंसेप्ट है इसका भी। अच्छा, दूसरा इसका इंटरनेशनल लेवल पे है और ट्रेड में है, बस इतना अंतर है। अब रुपया लगातार गिर रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो इसका भारतीय इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, रुपया जो गिरा है इसका बहुत हद तक जो खास तौर से जैसे अभी रुपया गिरने का बेसिक कारण ये टैरिफ है जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं। और इसके पीछे बेसिक कारण एक और है कि हमारा जो देश है वो अमेरिका से जैसे टेक्सटाइल हुआ, आईटी सेक्टर में है और मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब चीज़ों का आयात करता है। जब ये टेक्सटाइल वगैरह का वो थोड़ी निर्यात करता है और ख़ास तौर से अमेरिका से सबसे ज़्यादा हम लोग ये ऑयल और गैस वगैरह ये हम क्रूड ऑयल आयात करते हैं। तो हमारा देश जो क्रूड ऑयल का आयात कर रहा है इसका सीधा इम्पैक्ट होगा। और अभी भी हमारा ट्रेड का एकॉर्ड चल रहा है जैसे यूएसए से, वो जितना जल्दी फाइनल हो जाए उसका हमको लाभ मिलेगा। जहाँ अनसर्टेनिटी आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में भी ये ऑब्जर्वेशन होने लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, तो निश्चित रूप से जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे को पीछे खींच लेते हैं, वो फिर वापस निकल जाते हैं। अभी भी हाल फिलहाल में जब तक हमारा समझौता नहीं होता शेयर मार्केट से भी बड़े स्तर पे पैसा वापस गया है। तो ये सारे इंपैक्ट होते हैं। हम कंट्री का हमारा एक दो कंट्रियों के बीच समझौता चल रहा है, वार्ता चल रही है, लेकिन उसका एनालिसिस आज ग्लोबलाइजेशन के युग में पूरे विश्व में एक साथ होता है और उसका पार्शियल इंपैक्ट सभी कंट्रियां अपने हिसाब से एनालिसिस करती है, उसका गुणा भाग लाभ और हानि के लिए। ये सारी चीजें वो अपने अवसर ढूंढती है आपदा में भी। तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति बन सकती है सर, हम ये समझना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत हमेशा जब जब इस पे विपत्ति आई है अमेरिका ने उसको खिलाफत की है और दूसरे लोगों ने ही उसका साथ दिया है। ऐसे कई अवसर आए हैं। अभी भी उसने अमेरिका हमारा बहुत अच्छा एक तरीके से सहयोगी था, आर्थिक भी और राजनीतिक भी और अन्य विषयों पर भी। लेकिन अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उसे लगता है कि हमारी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कोई हमारे ऊपर निर्भर है, वो हमेशा उसको चीट करता है, उसकी आदत रही है। खास तौर से भारत के संदर्भ में ऐसा ही हुआ है और एक नहीं कई दफ़ा हुआ है। इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा विश्वसनीय देश नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व की सुपर पावर होने के कारण उसका एक महत्व है, आर्थिक महत्व भी है और उसका फॉरेन पॉलिसी में भी बड़ा महत्व है। अच्छा सर, एक लाइन में तो इकोनॉमिक्स समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 89 पॉइंट समथिंग डॉलर जा रहा है, लगातार डिवैल्यूएशन हो रहा है, संकेत क्या है ये संकेत ये है कि जैसे हमारा टैरिफ बढ़ेगा तो हमारा कुछ ट्रेड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा ट्रेड में अगर एक्सपोर्ट घटेगा और इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, जैसे हम अभी मैं तेल की बात कर रहा था, हम विश्व में तीसरे स्तर के सबसे बड़े आयातक है तेल में। अभी तक हम रशिया से ले रहे थे, अब रूस ने हमारे यहाँ समझौता लगा दिया, 1/5 हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं रशिया से, केवल उतना तेल आयात नहीं कर सकते, तो हमारा तेल पे खर्चा बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो चीज़ हम रूस से खरीद उससे अमेरिका से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी हो गई है, दुगनी हो गई है। सामान आधा आएगा उतने पैसे में, हमारा खर्चा दुगना हो जाएगा। तो हमको डॉलर की सही डबल, उस ट्रेड के अनुपात में हमको डबल डॉलर चाहिए, उसका दुगना राशि चाहिए। अब डॉलर की डिमांड जब हमारी दुगनी हो गई, उसने विभिन्न देशों पे, चाइना पे भी टैरिफ लगाया है, अन्य देशों पे भी लगाया है। ये उसने इसलिए लगाया है, उसका भी डॉलर नीचे जा रहा था और उसको वो इसके साथ साथ इकोनॉमिक नहीं, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी अपने साथ था है। वो विश्व में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए भी
आर्थिक हथियार को अपना राजनीतिक हथियार के तरीके से यूज करता है। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, 1947-49 के आसपास का दौर, एक डेटा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, जिसमें $1 की कीमत ₹1 के बराबर होती, उसके बाद गिरावट शुरू होती, 2025 में 89 के आसपास आ जाता है। तो ये जो फॉल ऑन होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक ज़माना वो था जब विश्व में भारत का विश्व की आर्थिक बाजार में, जब जिसको हम कहते हैं कि विश्व गुरु थे हम आर्थिक स्थिति से विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, इसलिए कहा जाता था। विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 24-25% रही है, और जैसे जैसे हम लोग गुलाम हुए, हमारी आर्थिक स्थिति जो थी वो कमजोर हुई। लोगों ने हमारे कच्चे माल को लेकर दोबारा से ट्रेडिंग की, वहीं मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे वो मुगल यहाँ से लूट के ले गए भारत को, और अंग्रेजों ने भी हमारा दोहन किया आर्थिक स्थिति में। इस नाते हमारी जो तकनीक थी उस समय की, वो तकनीक हमारी कमजोर हो गई। हम लोग लंबे समय तक जब गुलामी में रहे तो हम उस तकनीक से दूर हो गए। और आज के युग में भी यदि हम विश्व में समानता चाहते हैं, विश्व में समृद्धि चाहते हैं, विश्व में आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो हमको समानता ये ग्लोबल अकॉर्ड से नहीं करनी कि फ्री ट्रेड कर दो। फ्री ट्रेड हमको अब इसलिए कर रहे हैं कि हमको बाजार मिले, लेकिन अगर हमको वास्तव में जो डेवलपिंग कंट्री है, जिसके लिए WTO बना, जिसके लिए गेट बना, जिसके लिए अन्य हमारे इंस्टीट्यूशन बने, वो दिखाने के लिए तो गरीब देशों की सहायता के लिए बने, लेकिन उन्होंने गरीब देशों की आर्थिक शोषण किया, उनकी कभी भी मदद करने की नीयत से उनकी मदद नहीं की। इसलिए अमीर देश अमीर होते गए और गरीब देशों का उतनी तरीके से तेजी से पालन नहीं हुआ, चाहे लिटिल कंट्री हो। अब मैं भारत की बात करता हूं। भारत का जो विषय है वो ये है कि हमारे जो बाजार था, जनसंख्या हमारी बड़ी तेजी से बढ़ी, और इसमें एक फैक्टर काम नहीं करता कभी भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में, उसके साथ साथ तकनीक भी काम करती है, आपका ह्यूमन रिसोर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी तो हम हैं, लेबर भी हमारी है, लेकिन हमारी लेबर दक्ष है क्या? हमारे पास तकनीक है क्या? सवाल हमारे पास पूंजी का भाव तो नहीं है। सवाल ये आता है, ₹1 कमजोर होगा तो GDP पे इफेक्ट पड़ेगा जी, और जब GDP पे इफेक्ट पड़ेगा तो पर कैपिटा इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा जी। इन सब जब तीनों चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा तो हम जो 2047 में सपना देखते हैं विकसित भारत का, वो कैसे पूरा होगा? विकसित भारत का सपना इस तरीके से पूरा हो सकता है या होगा जिस तरीके से, अगर आप पिछले 11 सालों में जाएंगे इस सरकार के या उससे पूर्व की सरकार में जाओगे, लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश पे राज किया है। उनका उस तेजी से, हमारे पास शुरू में पूंजी भी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, औद्योगिकरण भी नहीं था जब हम लोग आजाद हुए, उतना आजादी से पूर्व वाला, लेकिन उतनी तेजी से उसका विकास नहीं हुआ जो अपेक्षित था। जो हमने आजादी ली थी, हम अपनी तरीके से अपनी सुविधा अनुसार अपनी नीति बनाएंगे, अपना विकास अपनी आवश्यकता अनुसार करेंगे, वो स्थिति नहीं हुई। सबसे बड़ा मूल कारण जो है, हमारी जो जनसंख्या अधिक होने के कारण हम उसको, अपने ह्यूमन रिसोर्स को ग्लोबल लेवल का नहीं बना पाए। केवल आज हमारे पास IT सेक्टर में ग्लोबल लेवल के हमारे पास लेबर है, और सस्ती लेबर के कारण ही विदेशी लोग, हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में ज्यादा है क्योंकि मजदूरी हमारे यहाँ सस्ती है। सर एक सवाल का जवाब और हम आपसे जानना चाहेंगे, हम कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। रुपए की गिरावट को रोकने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? एज ए इकोनॉमिस्ट हम आपकी सलाह। रुपए की गिरावट को रोकने के लिए एक तो इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है उसे रोकना पड़ेगा। वो एक विश्वास से रुकता है, वो पॉलिसी से रुकेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स का जो मैटर है ये इंटरनेशनल लेवल का, जब भी कोई दो समझौते, दो से कोई बीच होती है, तो शुद्ध रूप से सिर्फ आर्थिक नहीं होता, उसमें फॉरेन पॉलिसी भी आती है, वो भी प्रभावित होती है। एक कारण तो ये हो गया कि FDI आना चाहिए, FDI आना चाहिए तुरंत, जो हमारे समझौते चल रहे हैं फाइनल होने चाहिए। और जबकि भारत तो बड़ी तेजी से काम कर रहा है, जिस दिन से टैरिफ लगा है उसने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड के समझौते किए हैं, क्योंकि जो चीज हम आयात करते थे USA से, वो हम दूसरी देशों से उसमें संभावनाएं खोज रहे हैं, और कुछ हद तक उसमें सफल भी धीरे धीरे हो रहे हैं। दूसरा प्रमुख कारण दूसरा कारण ये है कि हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाना चाहिए। जो भी हमारे समझौते हैं उनको तेजी से करके इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए। रही बात उसकी, एक और सबसे बड़ा जो पहलू है इसका, वो ये है कि हमको अपने जो देश का सर्विस सेक्टर है, जो बाहर गए हुए लोग हैं,
उस सर्विस सेक्टर से वो भी हमारा डॉलर में इनकम आती है उनकी। वो यदि उनके अंदर देश प्रेम है तो वो अपने डॉलर भी दे के हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ा सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए। दूसरा है कि हमको स्वदेशी वाला इतना बड़ा कंसेप्ट है ये। आज हम विश्व का व्यवहारिक रूप में सबसे बड़ा, आज हमारी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना से ज्यादा हुई है। हमारा बड़ा बाजार है। इस बाजार के लालच में ही अधिकतर लोग देश से हमारे आर्थिक समझौते करते हैं, राजनीतिक समझौते करते हैं। फॉरेन पॉलिसी हमारी इस बाजार के लालच में। और ये जो भारतीय बाजार है, जिस दिन हम स्वदेशी, हमारे अंदर राष्ट्रवाद आ जाए, हमारा धर्मनिरपेक्षता राजनीति से बड़ी ना होके देशभक्ति बड़ी हो जाए और हमारे अंदर स्वदेशी वाला व्यवहारिकता में आचरण अगर आ जाए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जब जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था और गेहूं की दिक्कत हो गई थी देश में, उन्होंने कहा था हम एक दिन का 7 दिन में सोमवार का व्रत रखेंगे। हाँ। तो 1/7 प्रोडक्शन हमारा तुरंत बढ़ गया, 1/7 इमीडिएट, क्योंकि हम 7वें दिन हमने कंजम्पशन घटा दिया। अब सोना हम आयात कर रहे हैं। सोना नॉन प्रोडक्टिव चीज में अगर हम नहीं लगाएंगे ज्यादा, तो सोने का आयात घटा के हम अपना कुछ खर्चा बचा सकते हैं। हमको नॉन प्रोडक्टिव चीज में इन्वेस्टमेंट फिलहाल रोकना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तेल का कंजम्पशन हमको इस तरीके से करना चाहिए कि अकेला आदमी गाड़ी में मजबूरी में चले, जितना हो सकता है हम कम से कम गाड़ियों का उपयोग करें, या एक दिन में अपनी जीवन शैली में अपनी कार नहीं चलाऊंगा, दूसरे साधनों से खर्चा घटाऊंगा जिससे तेल की बचत हो, खपत हम कम करें। तो सर निश्चित तौर पर ये स्वदेशी वाला जो कंसेप्ट है, सरकारें जो काम करेंगे हमें स्वयं को लेकर भी कुछ निर्णय लेने होंगे। बिल्कुल। और स्वयं के संकल्प भी होंगे, तभी हम यदि देश में ये जागृति है कि हमारा देश विपत्ति में है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है हमारे देश को नीचा दिखाने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर करने के लिए, उसकी राजनीतिक शक्ति कम करने के लिए उसके पास दबाव डाला जा रहा है, तो जिस दिन स्वदेशी का स्तर पे देश में हमारा इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है कि हम जिस दिन अमेरिका के सामानों का अघोषित रूप से बहिष्कार करके अपना कंजम्पशन बढ़ा देंगे, वो हर एक महीने सब लोग रिसर्च करते हैं मेरे किस वस्तु की मांग है, कितनी है, घट रही है, बढ़ रही है, हर एक महीना डाटा आता है, हर एक सेक्टर में आता है, हर एक वस्तु का आता है। तो जिस दिन उसे ये पता लग गया कि इसका इंपैक्ट दूसरा हो रहा है और भारत के अंदर देशभक्ति है, वहां के लोग अपनी वस्तुओं को प्राथमिकता देने लगे हैं, उसी दिन सारी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी आपको। तो तकरीबन मोटे मोटे से 4-5 ऐसे कारण जो आपने बताए, जिनके कारण हम जो हैं वो गिरते हुए रुपये को रोक सकते हैं और डेवलप कंट्री की ओर हम लोग अपना आगे अग्रसर कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समझ दिया। तो निश्चित तौर पर सर ने यही कहा है कि स्वयं से संकल्पना भी लेना पड़ेगा, स्वयं से प्रण भी लेना पड़ेगा, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। सरकारें जो काम है सरकार अपने स्तर करेगी, लेकिन हमें भी अपने स्तर पे कुछ काम करने होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।